हाँ जी बेटा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे हमने। हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ा हमने कि हेनरी फ्यूल का क्या क्या बैकग्राउंड रहा, है ना। हेनरी फ्यूल वाज ए फ्रेंच कोल माइनिंग इंजीनियर। ही वाज बोर्न इन इस्तांबुल 1941। ठीक है। ही वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। बार बार मैंने फोकस कराया कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना। फादर ऑफ मैनेजमेंट तो थे, लेकिन फादर ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी था। ठीक है। इन 1888 ही वाज प्रोमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक ऐसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने जो कि मतलब इंसॉल्वेंट होने वाली थी। ठीक है। और फिर उसके बाद जब 30 साल बाद रिटायर हुए तो वो एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी थी। ऐसा उन्होंने क्या किया, सबसे पहला आया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटा। ठीक है। और मैंने यही बोला कि आप प्रैक्टिकली फील करो कि अगर काम फैला हुआ है, वो कंपनी डूब क्यों नहीं है, क्योंकि काम फैला हुआ है ना। तो क्या करोगे, डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटोगे, है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क भाई, काम बांटो। ठीक है। काम बांटने से क्या होगा, अच्छा काम बांटें किस तरीके से, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तीन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटी के हिसाब से जो काम करने योग्य हो, काबिल हो, उसी हिसाब से काम बटेगा। क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, है ना। क्वालिफिकेशन की भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। परफॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, ही विल बी बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज। एक ही काम को बार बार करेंगे तो फिर स्पेशलाइजेशन आ ही जाएगा। अगर एक ही काम को बार बार करेंगे तो, है ना, वो ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन आ ही जाएगा। तमाम ऐसे एग्जाम्पल है ना, कि कई जैसे हार्ट के डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। अब वो स्पेशलाइज हैं तो इस हिसाब से उनका डेली का काम है। ठीक है। तो जो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं वो किस हिसाब से स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, यही तो है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके होते हैं, इतना ज़्यादा काम ही वही देख रहे हैं वो, है ना, रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, है ना, अलग अलग केसेस देख रहे हैं, स्पेशलिस्ट हो गए बेटा वो, है ना। तो काम को उसी हिसाब से बांटें। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट, स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद सबसे पहले पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा फिर ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे इसमें बताया ऑथोरिटी ऊपर से नीचे दी जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर के लिए होती है ना, लोअर लेवल से अपर लेवल पे। ठीक है। तो ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। आप किसी को अथॉरिटी दोगे तो इसका मतलब उस पर छोड़ दो, वो संभाल लेगा, करेगा, वही करेगा, उसको करने दो, है ना। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, उसको पूरी डिसीजन लेने की पावर दो। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टाइम, उसको ये भी बता दो कि भाई ये काम तुम्हें कंप्लीट करके देना है ना, कब तक कितना कंप्लीट करके देना है, ये सब चीज़ें वो है, फिर उसकी जिम्मेदारी है। आपने उसको अथॉरिटी दे दी, अगर आप उसको अथॉरिटी नहीं दोगे तो फिर तो मतलब वो काम कर ही नहीं पाएगा ना, वो रेस्पॉन्सिबल बोलेगा ही नहीं। मैंने एक एग्जांपल बताया था ना सिंपल, कि भाई कोई अगर फूड बना रहा है, कोई डिश बना रहा है, कोई तैयार कर रहा है, तो उसी को बनाना दो। आपने अगर उसमें गैस भी कम कर दी ना, तो वो यही बोलेगा कि वो गैस कम कर दी थी, इस चक्कर में खाना खराब हो गया हमारा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, अथॉरिटी भी उसी के पास, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के, खाना खराब बना तो भाई तू ही जान। नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, पॉजिटिव इफेक्ट, अथॉरिटी का मिस यूज नहीं होगा। और मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रिंसिपल और डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को लेके काफ़ी चर्चा की थी हमने, है ना। और डिसिप्लिन को लेके काफ़ी वो बातें बताई थी, जैसे इसमें दे रखा हुआ, इट इज़ द ब्रिज बिटवीन, आपके गोल और जो टारगेट है उसके बीच में जो डिसिप्लिन वो है ना, इज़ डूइंग व्हाट यू नो नीड्स टू बी डन। काफ़ी बढ़िया है वो, इसलिए यहाँ पे वो कर रखा हुआ है ना। डिसिप्लिन इज़ डूइंग व्हाट यू नीड्स टू बी डन। कई बार होता है ना कि आप डिसिप्लिन, जैसे मैं बोल रहा था, कोई काम कर रहे हो, आपको मालूम है कि अच्छा मन कर रहा है मूवी देखने का, मन कर रहा है दोस्तों के साथ मतलब टाइम स्पेंड करने का, ठीक है, मन कर रहा है कोई और स्पोर्ट्स खेलने का, लेकिन डिसिप्लिन क्या, वो सेक्रीफाइस करके, वो सेक्रीफाइस करके हम वो काम कर रहे हैं, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा, है ना, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा कि भाई आप उस हिसाब से स्ट्रांग हो रहे हो। और क्या लिखा हुआ है, डिसिप्लिन डज नॉट मीन्स ओनली रूल्स और रेगुलेशन, ये बताया, लिखा है था क्लास क्लास में, है ना, कि डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते कि भाई ये फॉलो करना है, सुबह 4 बजे उठना है, ये होना है, वो होना है, रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, बट इट ऑल्सो मीन्स डेवलपिंग कमिटमेंट इन द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में कमिटमेंट डेवलप करना है, कमिटमेंट इन द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है। एक कमिटमेंट लेवल एम्प्लॉय का जब डेवलप हो जाता है ना, कि नहीं यही तो करना है मुझे, या फिर इस तरीके से इस लेवल पे काम करना है। आप देखो कि जापान में लोग बेटा 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है। वो कमिटमेंट लेवल है,
कमिटमेंट लेवल है कि हाँ इस हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं यार ये काम तो करना है और इसी हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, एक डिसिप्लिन का माहौल होगा तो एक प्रॉपर वर्किंग होगी काम। इंप्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन, अगर ये डिसिप्लिन टूटती है, डिसिप्लिन अगर होता है तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, चॉइस, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि अगर एक भी अगर डिसिप्लिन मतलब नहीं रहा है ना, वो कहावत भी, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। ठीक है, तो वो यही कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि डिसऑर्डर हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, है ना, कि भाई करें कि नहीं करें। तो इस तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा। डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के एब्सेंस में रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? डिसिप्लिन, है ना। फिर डिसिप्लिन के बाद कौन सा था? हाँ जी, यूनिटी ऑफ कमांड। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटें। ठीक है, दूसरे बाद उसके बाद काम बांटने का ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। फिर तीसरा क्या है? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अब डिसिप्लिन बनाओ। आपने ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, किसी ऐसे व्यक्ति को ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए जो डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या मतलब उसका तो बेटा फिर तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, है ना। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो फिर डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन भी उसको प्रॉपर मतलब बताना पड़ेगा कि भाई ये काम करना है, प्रॉपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब वो डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये कमांड। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति से अगर कमांड मिलती रहेगी ना तो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। यहाँ पे ये बताना चाहे उन्होंने कि भाई अगर एक व्यक्ति से मतलब कमांड मिलेगी तो डिसिप्लिन रहेगा, अगर दो चार से, फिर क्या है, डिसिप्लिन को और जस्टिफाई किया। तभी मैंने बोला ना कि डिसिप्लिन एक बहुत डेप्थ वर्ड है बेटा। केवल डिसिप्लिन वो नहीं होता बच्चे कि हाँ अरे सर खाना वो कह रहे डिसिप्लिन है नहीं है, नहीं है ना, इस प्रकार से चलता रहता है। डिसिप्लिन मीन्स कमिटमेंट होता है बेटा। और डिसिप्लिन डिस्टर्ब कैसे होता है ये भी समझो। कमांड एक से ज़्यादा आप, तभी मैं कई बार बोलता हूँ ना कि जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उनको फॉलो करो, है ना। दो चार जगह से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, ठीक है, दो चार जगह से चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, है ना, तो वो पता पड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ चलती है, क्या फॉलो क्या करें। और मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि मतलब पेरेंट्स हैं, फादर कुछ अलग बोल रहे हैं, मदर कुछ अलग बोल रही हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर। फिर उसके बाद फ्यूल साहब ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि भाई डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहेगा। डिसिप्लिन तो पता पड़ा ऐसा ना सुपीरियर खराब कर दें, सुपीरियर ही होते हैं जो डिसिप्लिन बनाते हैं। आपके सीनियर्स ही हैं जो डिसिप्लिन बनाएंगे और सीनियर्स ही हैं डिसिप्लिन बिगाड़ेंगे। अगर कोई जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर अगर सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, एसपी डीएसपी और क्या बोलते हैं कलेक्टर, जितने भी मतलब अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपर डिसिप्लिन है, अगर वो सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, है ना, तो पूरा डिपार्टमेंट 10 बजे आ जाएगा, है ना। अगर वही 12 बजे पहुंच रहे हैं तो उनको मालूम, अरे तब वही नहीं पा रहे टाइम से, तो फिर क्या नीचे वालों की मौका। और आप कहता कोई नहीं, लेकिन फिर भी इंटेंशन यही ना, आप खुद टाइम पे नहीं आ रहे, बात समझ रहे हो। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, वहीं से तो हो जाती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या बोला है, इसी हिसाब से यहाँ पे बोला है कि भाई कमांड जो है, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, बॉस ओनली। ठीक है, एक बॉस से ऑर्डर मिले, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलेगा, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द सपोर्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, नो ईगो क्लैश, इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, वर्किंग जो है वर्किंग भी इंप्रूव होती चलेगी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है होना चाहिए बेटा, एक डायरेक्शन होना चाहिए, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, है ना, एक ही डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कमांड मिला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटा, दूसरे पॉइंट में ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटी, तीसरे पॉइंट में डिसिप्लिन बोला, डिसिप्लिन मेंटेन करो। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, कमांड से डिसिप्लिन मेंटेन होगा। ठीक है, अब कमांड के बाद क्या पॉइंट आता है, कमांड के बाद बोलते हैं कि भाई कमांड के बाद डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन होना चाहिए। आप देखो जैसे आर्मी है, ठीक है, या कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो भी मतलब सुपीरियर या जो भी मतलब आके मतलब मोटिवेट करेगा या आके एम्प्लॉय से मिलेगा, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मतलब सबका विजन वो रहेगा, सब मोटिवेटेड रहेंगे, सब बूस्टअप हो रहे होंगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज भी बूस्टअप हो रहे होंगे।
ऐसा नहीं है कि कोई एक बोले नहीं इस मतलब ये वाला काम ऐसे करना है, ठीक है, कोई दूसरा बोले नहीं उस तरीके से करना है। अगर जहाँ पे जो सुपीरियर्स हैं वही थोड़ा आपस में लड़ते लड़ाते, या अगर वन मोटिव वन डायरेक्शन में नहीं दिखेंगे, तो बेटा एम्प्लॉयज़ वहाँ के आपको सिस्टमेटिक कभी नहीं मिलेंगे। जितने सुपीरियर्स हैं, अगर वो सुपीरियर्स एक ही डायरेक्शन, एक ही एफर्ट्स और एनर्जेटिक हैं, सारे एनर्जेटिक हैं, सारे सुपीरियर्स जो हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में हैं, तो बेटा एम्प्लॉयज़ अपने आप मोल्ड हो जाता है। एम्प्लॉय काम करता नहीं है, लेकिन काम करवाने इस हिसाब से इन सब चीज़ों से काम करवाया जाता है, ठीक है। और वहीं पे पता पड़ा कि दो ओनर हैं, तीन ओनर हैं, और दोनों तीनों का विजन अलग है, दोनों तीनों का काम करने का तरीका अलग है ना, तो उसमें एम्प्लॉय परेशान भी होता है और उसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी नहीं आती। कहते हैं वन यूनिट मीन्स वन प्लान्स, efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal। बार बार गोल, बार बार टारगेट, कॉमन गोल, इसी के ऊपर डिस्कशन होता है, इसी के ऊपर बताया जाता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है ना, और हमारे टारगेट, उसमें टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा, बार बार इसी बारे में बात होती रहती है ना। मैचेस होते हैं, जैसे मैचेस से पहले कैप्टन मीटिंग लेता है, कौन सी 83 मूवी आई थी ना, उसमें भी वो बार बार था, और उसमें भी बड़ा एक अच्छी चीज़ बताई थी। कपिल देव जो मतलब वो तो बिल्कुल कमिटेड था, और उसमें भी पूछते हैं कि शुरुआत में कि भाई आप कहाँ तक मतलब देखते हैं कि कहाँ तक आपकी जर्नी जाएगी, वो साफ साफ बोलता है वी आर हियर टू विन, हम जीतने की सब हंसते हैं उस पर, ठीक है, लेकिन उसका विजन क्लियर है, उसका विजन क्लियर था, वी आर हियर टू विन, ठीक है, कि हम जीतने आए हैं यहाँ पे, मतलब वही नहीं है, बाकी सब हंस रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तो ये था कि मतलब टीम भी बिलीव नहीं करती थी कि जीतेंगे, नहीं यार नहीं जीतेंगे, एक आध जीतेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन जब देखा कि नहीं यार कैप्टन का कमिटमेंट लेवल जो है वो इतना स्ट्रांग है, तो धीरे धीरे टीम भी बिलीव करने लगी, धीरे धीरे टीम भी बिलीव करने लगी, है ना, और धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होने लगी। मतलब आप जैसे स्पोर्ट्स की मूवी देखेंगे इस तरीके से, जहाँ पे जो ऐसा नहीं कि कोई वैसे आप ओरिजिनल मूवीज भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक आध बिलीवर दिखेगा आपको, है ना, एक आध डायरेक्शन वाला दिखेगा कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है ना, इसका वो हो रहा है, तो हाँ उस हिसाब से तब जाके चीज़ें निकलना आती हैं बेटा, फिर परफॉर्मेंस निकलना मतलब चालू होती है। सेम इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज, सेम इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर डायरेक्शन अलग अलग होंगे, है ना, कैप्टन अलग बोल रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट अलग बोल रहा है, प्लानिंग इसकी अलग चल रही है, पाकिस्तान की कई बार क्रिकेट हारती है टीम, तो वहाँ पे वो बताते हैं ना कि अरे वो कहीं मैनेजमेंट का अलग डिसीजन चल रहा था, उनकी अलग बातें चल रही थी, तो फॉलो किसको करें, क्या करें, है ना, नहीं खेल ले जाओ ठीक है, आउट हो गए, चलो हटाओ, कोई टेंशन नहीं, किसके क्या, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जहाँ डायरेक्शन एक मिलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव मिलेगी, वहाँ पे जरूर आपको एफर्ट्स और परफॉर्मेंस। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट्स, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, गोल्स पूरे होते हैं, क्यों, सबके दिमाग में क्लियर है, सबके दिमाग में विजन क्लियर है, गोल्स। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, एक डायरेक्शन की तरफ सबके एफर्ट्स होते हैं, यही तो चाहिए। अगर 11 खिलाड़ी एक डायरेक्शन की तरफ एफर्ट्स लगाएंगे, है ना, एक खिलाड़ी भी कमजोर पड़ जाए, तो आप देखो कि उसको देखा देखी बाकी सब फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, है ना, बाकी सब उस पर मतलब गुस्सा हो रहे होते हैं, और उसको देख के दूसरों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर ऐसे खिलाड़ी की यहाँ सभी लगे हुए हैं, एफर्ट्स लगाने, एफर्ट्स लगाने, लगा रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो बेटा जो परफॉर्मेंस जिसकी आधी होनी है उसकी भी डबल परफॉर्मेंस हो जाती है। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स द वन डायरेक्शन ओनली। क्लियर हुआ, डिसिप्लिन बना। थर्ड पॉइंट में डिसिप्लिन की सपोर्टिंग में 2 पॉइंट है ये, है ना, क्या, कमांड, डिसिप्लिन कैसे आएगा, कमांड से, ठीक है, कमांड, डायरेक्शंस। अब जब इतना मोटिवेटेड हो चुका है एम्प्लॉय, है ना, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस आनी है। क्लियर हुआ, हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट काम बांटा, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, थर्ड पॉइंट डिसिप्लिन बनाया, ठीक है, फोर्थ पॉइंट कमांड, कमांड हुआ कि भाई कमांड मिलना चाहिए, है ना, और डायरेक्शंस, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, थोड़ा सा ये आ, मतलब भली वो है, लेकिन फिर भी ये भी डिसिप्लिन का सपोर्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा ये डिसिप्लिन के लिए ये भी सपोर्टिंग पॉइंट है बेटा। का मतलब जैसे हम समझें इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट,
सब्रोगेशन थोड़ा सा वर्ड वैसा है, लॉ का वर्ड है बेसिकली, ठीक है। इसको बोलते हैं ना सुपरसीड करना, सुपरसीड करना, ठीक है, सब्रोगेशन। टेक ओवर करना, टेक ओवर करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति जैसे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि एक व्यक्ति अगर जैसे पेप्सी वगैरह है, पेप्सी का, पेप्सी की क्या केमिकल फॉर्मूला है, कैसे पेप्सी बनती है, ठीक है, या डोमिनोज वगैरह ये इनकी क्या रेसिपी है। अगर मतलब कोई अगर ये मान के चले, है ना, कि अगर किसी एम्प्लॉय को अगर बोले कि यार तेरे को एक काम करेंगे, अच्छा खासा पेमेंट देंगे, अच्छे खासी तेरे को मतलब पैसे मिलेंगे, वो रेसिपी लीक कर दे, ठीक है, तो बात समझना, एक एम्प्लॉय वो ऐसा रेसिपी लीक कर रहा है, कितने पैसे मिल जाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन कंपनी को कितना नुकसान होने वाला है, कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने वाला है। मतलब आप ये समझिए कि जब एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे आ जाता है, इंडिविजुअल, एक क्या दो वर्ड यूज हुए, एक जनरल इंटरेस्ट और दूसरा हुआ है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, एक व्यक्ति जब बेटा इस तरीके से जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे आ जाता है ना, कि भाई मुझे मेरा फायदा दिख रहा है ना, सबके फायदे से मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसे आर्मी में होने लग जाए तो, ऐसे आर्मी में होने लग जाए तो, कि भाई एक व्यक्ति अपना फायदा देख रहा है, ठीक है, हाँ, बाकी तो जो सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर दें, सर्वाइव कर पाएगा क्या देश? वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे नहीं जाते, जनरल इंटरेस्ट है उनके लिए, सुपीरियर मतलब सब बिल्कुल सुपीरियर है ना, कि हाँ भाई देश सबसे पहले सुपीरियर है। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, है ना, कि मुंह माया में नहीं फंसना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा फायदा, है ना, मेरा फायदा, बाकी सब भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। तो मैनेजमेंट में भी ये बताया जाता है, ये रियलाइज कराया जाता है, जब एक व्यक्ति को इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी कि आप ये इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस मतलब है और इस तरीके से काम कर रहे हो, और अगर आपने आपने किसी प्रकार का, आपको कितना फायदा होने वाला है, कोई करप्शन या रिश्वत, रिश्वत की जैसे, चलो रिश्वत की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, है ना, जैसे रिश्वत की बात करें, एक व्यक्ति को रिश्वत के नाम पे क्या मिल जाता है, 2, 550, मतलब 1000 रुपये, 2000 रुपये ज्यादा मान लो, 1000, 2000 रुपये कोई इतनी बड़ी बात होगी क्या, है ना, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन लेकिन होता क्या है, जो नुकसान होता है, जो इमेज खराब होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतदायी होती है ना। तो इसलिए बेटा कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, आजकल जितने मतलब जैसे वो हैं, है ना, जैसे यहाँ पे भी हम पुलिस डिपार्टमेंट ये रिश्वत ले रहे हैं, है ना, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे। अच्छा, आजकल जितने आ रहे हैं ना, मतलब एक टाइम पे चलता था, चलता होगा या जो भी जैसा भी, वॉट एवर, अब क्या क्लास में बातें करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी क्या है, आप एक चीज़ सोचो कि किसी व्यक्ति ने रिश्वत ली, कितनी ली, 200, 500, 1000 रुपये जो भी, लेकिन नाम तो पूरे डिपार्टमेंट का खराब हुआ, है ना, इमेज, ठीक है। यही काम अगर आर्मी में होने लग जाए तो ट्रस्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। इसलिए बेटा मतलब एक व्यक्ति ये नहीं सोचता कि भाई मेरे 500, 1000 रुपये की रिश्वत से होना क्या है, होना ये है कि लोगों का भरोसा टूटेगा, ठीक है, इमेज खराब होगी, है ना। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस प्रकार से व्यक्ति सोचे, आजकल जितने भी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कह लो या उस हिसाब से भी, है ना, वो खुद भी पसंद नहीं करते बेटा, क्यों? क्योंकि उनको भी बताया जा रहा है, उनको उस हिसाब से मैनेजमेंट के तौर पे समझाया जा रहा है ना। और कई बार तो ऐसे भी केस मिल जाएंगे। अच्छा, सभी करप्ट है क्या? गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या सभी करप्ट होते हैं क्या? गवर्नमेंट ऑफिस में सब सब करप्ट नहीं होते बेटा, है ना। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो सिस्टम नहीं चल रहा होता, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने करप्शन लिया, सबका नाम खराब कर दिया, ठीक है, पूरी पब्लिक इमेज खराब हुई। क्या? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वही तो कह रहा हूँ कि कितना फायदा हो गया, 2, 5 हजार, 10 हजार रुपये का, लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुई कि पूरी पब्लिक इमेज खराब हुई, ठीक है। और कई लोग तो रिश्वत लेना भी पसंद नहीं करते, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में ही, क्यों? क्योंकि ये इमेज खराब कर रहे हैं, है ना। तो डिपेंड करता है बेटा चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से मतलब वो की जा रही है। समझ में आया बेटा? इंडिविजुअल टू इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट या कंपनी को कुछ ना सोचे, ठीक है। आपको हो सकता है किसी टाइम की परेशानी हो, लेकिन वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं होगी। इससे बड़ा एग्जांपल क्या लें, विराट कोहली के फादर एक्सपायर हुए थे, मैच चल रहा था, इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था,
है ना। और मैच चल रहा था तो वो मैच छोड़ के गए नहीं। एक व्यक्ति जिसको ये मालूम पड़ जाए कि भाई फादर एक्सपायर हो गए और उसको दिन भर वहाँ पिच पे खड़े होकर रन स्कोर करना हो, टीम का साथ नहीं छोड़ना हो, और वहाँ इंतज़ार हो रहा हो, बेटा इंडिविजुअल इंटरेस्ट इतना बड़ा नहीं, है ना। और हर जगह सिखाया जाता है, आर्मी में नहीं बताया जाता क्या, जो स्थिति होगी वो घर में तमाम प्रॉब्लम होती है। कौन सी पिक्चर थी वो, बॉर्डर पिक्चर में, है ना, वो गुस्सा हो जाता है वो, ठीक है, वो छुट्टी पे जा रहा होता है तो, है ना, कि भाई परेशानी सबको है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना है कि भाई अपन छोड़ के चलेगा तो देश कौन संभालेगा। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का जो इंटरेस्ट है उसको मतलब टेक ओवर जो है, ऐसा ना हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर ले। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या निकलेंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, है ना, दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप बेटा तो हो सकता है आप लोग भी बड़े बड़े ऑफिसर बनो, है ना। मेरे छोटे भाई भी मतलब पुलिस में ही है, 5-6 भाई हैं, मतलब कजन ब्रदर, 5 और 6 पुलिस में है, ठीक है। और उनका यही मतलब चलता रहता है और मैं भी उनको ऐसे ही करता रहता हूँ, कराता रहता हूँ। पर उनके अंदर सेंसेस देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ, उनका यह है कि भैया एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप करप्ट रहोगे, है ना, तो दब के चलना पड़ेगा, और अगर आप करप्ट नहीं हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल जैसा भी है, किसी दबने की आवश्यकता नहीं है। एक अलग लेवल पे मतलब इज्जत होती है ना, एक अलग लेवल पे परफॉर्मेंस। क्लियर हुआ बेटा, कोई समस्या यहाँ पे। हाँ जी, थोड़ा सा ट्रैक बदला है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट था डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद डिसिप्लिन आया। डिसिप्लिन के लिए 2 पॉइंट जो थे वो इंपॉर्टेंट, कि डिसिप्लिन कैसे खराब होता है उसके लिए उन्होंने बताया कि एक तो कमांड, है ना, और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कमांड डायरेक्शन के बाद यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है, क्या, कि एक व्यक्ति मतलब डिसिप्लिन ऐसे तोड़ दे कि उसको फायदा दिखे, उसको किसी चीज़ में फायदा दिखे, तो वो अपना डिसिप्लिन तोड़ देगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फिर बताया कि आप अच्छा, किसी को अगर ऐसे रियलाइज करा दिया जाएगा ना कि तुम्हें 2-4 हज़ार का फायदा हो रहा है लेकिन कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये तो सोचो, तो उसे भी बात दिमाग में घुसेगी कि हाँ। अच्छा, फिर होता क्या है, 5-10 हज़ार की जो रिश्वत जो भी जैसा भी है, बाद में पकड़े गए तो फिर पछतावा होता है, अरे यार खाम का गलती, और सच्चाई ये थी कि नुकसान कंपनी को ज़्यादा हो गया, है ना। यही बात तो है। तो इसी हिसाब से चीज़ें वो रहती हैं। जब ये पॉइंट आया तो बेटा अगला पॉइंट जो आना चाहिए था, वो आना चाहिए था रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी। अच्छा, एक टाइम पे सैलरी वाकई में इतनी कम हुआ करती थी कि जो करप्शन था वो पार्ट ऑफ सैलरी हो गया था। एक टाइम पे वाकई में मतलब इतनी ज़्यादा मतलब सैलरी कम होती थी, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, ऑफिसर ग्रेड की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में 4,000 रुपये, 5,000 रुपये मतलब सैलरी है, ठीक है। अब एक ऑफिसर व्यक्ति की 4-5 हज़ार रुपये सैलरी है तो बेटा एक मजबूरी हो जाती है। धीरे धीरे सैलरी इंप्रूव हुई, तो गवर्नमेंट ने तो अब ये भी कर दिया कि नहीं, पर पर्सन कुछ 20-25,000 रुपीज़ से यहाँ से तो स्टार्टिंग हो रही है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को 4,000 रुपये, 5,000 रुपये सैलरी मिल रही हो और काम करना पड़ रहा हो 18-18, 20-20 घंटे, है ना, तो बेटा कैसे हो पाएगा, फिर तो वो मजबूरी भी हो गई। और एक ऐसा टाइम भी था, हम लोग, मुझे अपना टाइम याद आता है कि उस टाइम पे अगर जैसे कुछ होते थे ना तो वो 5 रुपये, 5 रुपये दे जा, है ना, 5 रुपये भी ले लेते थे कि यार ठीक है, कुछ नहीं, जाते जाते कुछ तो दे, अब रोका है तेरे को, टाइम खराब किए हैं तो, बात समझ रहे हो, ये भी हो जाता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फिर जब सैलरी इंप्रूव हो गई, जब किसी की सैलरी है बढ़िया, अच्छी खासी सैलरी है, तो सैलरी के बाद किसी को करप्शन की आवश्यकता पड़ेगी क्या, किसी को इस प्रकार से मतलब अब 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है, फिर तो अगर फिर उसके बावजूद भी अगर करप्शन है, फिर तो फिर बात ही खराब हो गई, फिर तो बेकार मतलब है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर सैलरी अच्छी होगी तो लोग बाग अपने आप मतलब वो रहेंगे, है ना, स्वाभिमान रहेगा लोगों का, ठीक है। सैलरी अच्छी होगी तो सब कुछ अपने आप बढ़िया होना है। तो इसलिए जब वो पॉइंट आया कि भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट 4-5 हज़ार रुपये के लिए कोई गलत काम कर रहा है ना, ये बढ़ा दो। आजकल सैलरी अच्छी हो गई है ना, हमने मैनेजमेंट कई बार बात करी है, सैलरी बहुत अच्छी हो गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ए पर्सन कहते हैं एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेटली। फेयरली पे होना चाहिए और एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब इतना कि उसका काम चले, है ना, फेयरली और एडिक्वेटली
टू गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि इतना पे किया जा रहा है आजकल कि अगर आपने अगर डिमांड करी है ना, मैंने आपको यही बताया कि भैया आपने बोला 18 लाख का पैकेज चाहिए, 18 का 22 का दे देंगे बेटा, वो 25 का दे देंगे। आप जितना बोलोगे ज़्यादा दे देंगे। क्यों? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है ना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा खासा पेमेंट, अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है बेटा। द फेयर वेज इज टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द, फेयर वेज कैसे होगा? उनकी सैलरी कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, कोई कंसर्न है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, बाई कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी मिनिमम वेज एक्ट बता रखे हुए हैं, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक्ट बता रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट करते हो तो उसको 250-300 रुपये, 258 का कुछ पहले ये था, और बदल गया होगा, आ गया होगा। फर्स्ट टाइम जब मतलब मैंने देखा था तो 258 रुपीज़। और गवर्नमेंट के ये है कि कम से कम कोई व्यक्ति है तो उसको कम से कम इतना मिलना चाहिए, इतना वेज मिलना चाहिए। तो सभी चीज़ों को देख के आपको पे करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ रह जाए, सभी चीज़ों को देख के आपको पे करना है। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है? ऐसा भी नहीं हो कि कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है, शेयर मार्केट में आजकल तमाम होता है, अरे वो इतने करोड़ रुपए earn किए, इतने है ना, और बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा है, कंपनी सेलिब्रेशन कर रही है, अरे इतना बढ़िया मुनाफा, इतना बढ़िया प्रॉफिट, इतना, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ नहीं रही। तो एम्प्लॉयज़ भी कहेंगे ना कि भाई मतलब जो है इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं लगता। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही है तो आप देखो बोनस वगैरह पे किया जाता है। बोनस किस बात का? बोनस इसी बात का, दिवाली वाली ये सब जो है उस टाइम पे बोनस, और कई मेट्रो सिटीज़ में बड़ी बड़ी कंपनी वो कर रही हैं। तीसरा पॉइंट है सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या सैलरी पे कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें, है ना। कॉम्पिटिटिव सैलरी अपन ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ी लिया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट चैप्टर में, याद है ना? हाँ जी। पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड। एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेट होंगे? अच्छा, एम्प्लॉयज को बेटा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, एम्प्लॉय को क्या चाहिए? सैलरी, है ना। एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड, ठीक है। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव, सैलरी अच्छी मिलेगी तो डिवोशन और कमिटमेंट इंप्रूव एम्प्लॉयज का। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, है ना। टोटल 14 पॉइंट्स है बेटा, 14 पॉइंट हैं। और अगर ऐसे सोच रहे हो कि 14 याद नहीं होंगी, गलत सोच रहे हो। कि आधे जो हैं हमने ये कर लिए हैं, ठीक है। और हम इनको दो पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। बड़े आराम से 14 याद होंगे, ऐसा कोई नहीं कि याद नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहला काम बांटो, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन मेंटेन करो। डिसिप्लिन 2 पॉइंट आए फिर। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? कमांड और डायरेक्शन से, ठीक है। ये डिसिप्लिन मेंटेन हो गया। फिर उसके बाद कोई इंडिविजुअल, और डिसिप्लिन कहाँ टूट सकता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात आई तो सैलरी अच्छी कर दो, है ना। ये 7 पॉइंट। तो सबसे पहले ये 7 पॉइंट को जो है वो अपने को वो कमांड रखना है, दिमाग में रखें कि हाँ भाई ये 7 पॉइंट, सैलरी होगी, हाँ चलो ठीक है, बढ़िया हो गया, कोई, है ना। अगला पॉइंट आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक चेंज होता है। डिसिप्लिन का तो कर दिया उन्होंने, डिसिप्लिन की तो बात हो गई, है ना। सैलरी वैलरी देनी थी वो सब बात हो गई। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बातें होती। सेंट्रलाइजेशन क्या? सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या बेटा?
सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि बेटा एक सेंट्रल पोजीशन पे चीज़ें मेंटेन की जा सकें। अगर मैं आपको एक सिंपल सेंस में एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको यही बोल सकता हूं कि बेटा इंडिया जो है, हमारा देश जो है, वो सेंट्रलाइज भी है और वो डिसेंट्रलाइज भी है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज कैसे? अलग अलग स्टेट बना दिए हैं, मध्य प्रदेश बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया, ये है ना, बिहार बिहार ये सब अलग अलग स्टेट बना दिए। और अलग अलग स्टेट एक जैसे स्टेट बना दिए। जैसे बिहार है तो बिहार के लोगों की अलग समस्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के लोगों की अलग समस्या है। छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ की अलग समस्या है। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र की अलग समस्या है, ठीक है। अच्छा, इन समस्याओं को देखने के लिए इनके लिए सीएम अलग से अपॉइंट कर दिए, ठीक है। अलग से गवर्नमेंट बनाई जा रही है, ठीक है। कि हाँ भाई, जैसे मध्य प्रदेश है, चुनाव हुए, हाँ कौन, बीजेपी जीती, हाँ बीजेपी की गवर्नमेंट हो गई। कांग्रेस, यहाँ के लोग बाग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं तो कांग्रेस को जिता दो भैया, तो यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट होगी। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बीजेपी नहीं तो बीजेपी होना जरूरी है, अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस भी हो जाए। तो यहाँ जैसे लोग, जिस हिसाब से लोग, है ना, कई ऐसे स्टेट है बेटा वहाँ पे कांग्रेस चल रही है, कई ऐसे स्टेट थे वहाँ बीजेपी, और कई ऐसे भी स्टेट थे पहले जहाँ ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी, कुछ अलग ही थे, है ना। साउथ में कई पार्टी हैं एक्टिव है वो, तो वो ना कांग्रेस बीजेपी, वो अपने इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? ममता बनर्जी है ना, वेस्ट बंगाल में, तो अपना अलग अलग चल रहा है, वहाँ के लोग उनको पसंद है, तो वही वहाँ पे गवर्नमेंट बना रहे हैं। क्लियर हुआ? मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक एरिया, वहाँ के लोग और वहीं की मतलब पार्टी, है ना, और वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, डिसीजन वगैरह जो भी जैसे भी हैं वो ले रहे हैं डिसेंट्रलाइज। उनको कह दिया तुम अपना स्टेट तुम संभालो, महाराष्ट्र के लिए अलग बोल दिया तुम अपना स्टेट अलग संभालो, एमपी अलग संभालो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इन सब के ऊपर क्या हुआ, इन सब के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है। बाई चांस अगर पता पड़ा कि कोई स्टेट में ढंग से गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, कोई भी स्टेट मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रही, कहीं और काम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर कोई तो वो संभालने के लिए, बात समझ रहे हो, कोई तो संभालने के लिए इन सब के ऊपर क्या हो गई, इन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, है ना। मतलब पूरे देश को, अच्छा इसलिए भी समझो, जैसे बाई चांस अगर मध्य प्रदेश में बाढ़ आ गई, भगवान न करे आए, है ना, लेकिन समझो बात को, ठीक है, बाढ़ आ गई। अब होता पहले क्या होता था, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मध्य प्रदेश में कोई समस्या है तो दिल्ली में लोग जो बैठे बैठे हैं, आजकल तो खैर बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन 10 साल पहले जब तक वो वहाँ पे खबर पहुँचेगी, जब तक वो यहाँ पे आएंगे, है ना, और आके मदद करेंगे, ठीक है, जब तक तो बेटा ये मान के चलो पूरा नाटक हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा, मतलब ये हेल्प तो आ ही नहीं पाएगी ना, इसलिए यहाँ पे कि यहाँ के लिए अलग सिस्टम बना दिया। तो बेटा दो तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जहाँ पे सेंट्रलाइज की आवश्यकता पड़ती है, सेंट्रल लोकेशन पे काम किया जाता है, हम उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। गूगल है, गूगल सेंट्रलाइज से चलते हैं। आप क्या करोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल पे, ठीक है, तो उनका सेंट्रल सर्वर बना हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव है, ठीक है। आपने जैसी कमांड किया, हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुरंत आपके सामने इन्फॉर्मेशन, है ना। सेंट्रलाइज जो है वो सेंट्रल वर्किंग करता है, सेंट्रल बेसिस पे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज ये अलग अलग पैटर्न पे काम करते हैं। ये सेंट्रल वो है जिसमें कि एक सर्वर और बाकी सब यूज़ करने वाले हैं, ये सेंट्रल सिस्टम हो गया, ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। ये ज़्यादातर कहाँ होगा, बड़े एरिया में होगा, ठीक है, बड़ा काम कर रहे होंगे, बड़े उसमें पैटर्न पे काम हो रहा होगा। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ये अलग अलग बंटवारा कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, है ना। सेंट्रलाइजेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स। हैंड्स थोड़े से लंबे हो गए, कानून के हाथ हो गए ये तो, है ना। हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज बेटा सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट बना दोगे क्या? पीडीसी पीडीसी हाँ, डिपार्टमेंट संभव है क्या? डिपार्टमेंट संभव जैसे कई तरीके से है, तो वो वहाँ पे इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन विशाल, तो इसको अलग अलग पार्ट में हाँ, तो ऐसे हाँ, पर थोड़ा बहुत तो बड़ा हो सारी चीजें फिर हुआ। पॉजिटिव इफेक्ट्स, हाँ जी, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? बेनिफिट्स ऑफ आदत नहीं है ना। बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स हो जाते हैं। फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्टेट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। अच्छा, क्या होता है कि से रिलेटेड अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आएगा। इसमें बस इन्होंने ये बता रखा हुआ है कि ऑपरेशनल लेवल पे जो होते हैं ना, फास्ट डिसीजन हो जाते हैं। नीचे एम्प्लॉयज़ वगैरह, टॉप लेवल पे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार टॉप लेवल पे फिर पूछ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन वगैरह जो कम्युनिकेशन उसी हिसाब से, है ना, वो होता रहता है फिर वो। क्योंकि अगर आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मध्य प्रदेश में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो सब दूर करते रहेंगे, ठीक है, वो तो करते रहेंगे। जरा जरा सी बात के लिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में छोटी मोटी जितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई बहुत बड़ा कोई बात हो जाए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आती है। ये तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है
वो अपने आप मतलब चलती रहती हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हाँ जी। कितने पॉइंट्स? टोटल 8 पॉइंट हो गए बेटा, है ना? कैसे कैसे? सबसे पहले काम बांटो, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? डिसिप्लिन, कमांड, डायरेक्शन, है ना? फिर उसके बाद सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना? सब्रोगेशन मतलब सुपरसीड करना, टेक ओवर करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको सुपरसीड करना, टेक ओवर करना। तो जनरल इंटरेस्ट क्या करेगा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को टेक ओवर कर लेगा। लोग बाग अपना फायदा नहीं देखेंगे, जनरल सबका फायदा देखेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, फिर उसके बाद रेमुनरेशन, है ना? फिर उसके बाद सेंट्रलाइजेशन है। यहाँ से 7 पॉइंट अलग चालू होंगे। तो इस स्टेज में जब ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो हम इसको 2 पार्ट में करके याद कर सकते हैं। तो 7 पॉइंट तो रेमुनरेशन तक हुए। यहाँ से स्टार्ट करें, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हुआ? चलिए बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी नेक्स्ट क्लास में घर जाके पढ़ें जरूर, टाइम निकालो, घर जाके पढ़ाई जरूर करो। अब वो मुझे कट करना पड़ेगा उसको, है? वो दुनिया भर का लेक्चर ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया। रखे रहते हैं, अच्छा। उसकी भी जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा, मोटिवेशन है वो, डांट खाना मोटिवेशन है? अरे भगवान। चलिए चलिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।